Let us now move ahead and understand the topic of motional EMF explanation by Faraday's law. यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है. कंडक्टर is PQ which is moving with a velocity v along the horizontal direction, and the magnetic field vector B vector is inside the plane of paper. It is inside the plane of paper. So now in this case, when the conductor will move, it will cut the magnetic field lines. जो हमारा कंडक्टर मूव करेगा तो एक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेगा. लेट अस से दैट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन द कंडक्टर हैव मूव टू अ फाइनल पोजीशन ओवर हियर. सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में जो आपका कंडक्टर है उसने कितने एरिया का फ्लक्स कट किया है? इतने एरिया का फ्लक्स कट किया होगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर इन टाइम डी टी. मैग्नेटिक फ्लक्स cut by conductor in time dt. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में उसको जितना टाइम लगा है उस टाइम को हमने एज्यूम कर लिया dt टाइम. वेलोसिटी कितनी है v, तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा? लेंथ विल बी s इज इक्वल टू v इंटू dt. जो लेंथ आएगी, जितना एरिया लेंथ उसने कवर अप किया होगा वो कितना होगा? s इज इक्वल टू v इंटू dt. If let us say that the length of the conductor is L, तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. से छोटे टाइम का फ्लक्स है इसलिए हमने फ्लक्स का लिखा डी फाई, जो आएगा किसके बराबर? बी इंटू डी ए, वेयर डी इज द एरिया. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ पर है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, एंड द एरिया वेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टेड इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर. जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? जो आपका प्लेन एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? एरिया वेक्टर. सो इफ द एरिया वेक्टर इज अलोंग द एक्स वाई, इज इन द एक्स वाई प्लेन, तो आपका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? जेड डायरेक्शन में. एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? जेड डायरेक्शन में. और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पे गिवन है? जेड डायरेक्शन में. सो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हट के आप इसको मैग्नीट्यूड में से बी डॉट डी ए लिख सकते हो. डी ए कितना होगा? एरिया. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज बी, लेंथ इज एल, एंड द ब्रेथ इज एस, विच इज गिवन बाय वी डी टी. सो यू विल गेट डी फाइव इज इक्वल टू बी एल वी डी टी. डी टी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो आप क्या लिखोगे? डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू हाउ मच? बी एल वी. डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल वी. नाउ यू नो दैट द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ई एम एफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर कितना होता है? ई एम एफ इंड्यूस्ड एप्सिलॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइव बाई डी टी. जहाँ पे नेगेटिव साइन तो हमें सिर्फ यही शो करता था कि कहाँ वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा. लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आएगा ई एम एफ इंड्यूस का? डी फाइव बाई डी टी. ऊपर से हमें डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू कितनी मिली? बी एल वी. सो द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल बी इक्वल टू बी एल वी. बात समझ में आई? कैसे मिलेगा? बी एल वी. Now if you want to find out the direction of the induced EMF, डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF can be found out by using right hand palm rule. It will be given by the right hand palm rule, where if you place your fingers along the direction of the magnetic field vector, if you place your finger along the direction of the magnetic field vector and the thumb along the velocity direction, थंब को कहाँ पे रखना है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में. तो जो आपका पाम फेस है, राइट हैंड का पाम फेस, वो आपको बताएगा, क्या बताएगा? द हायर पोटेंशियल पॉइंट. सो पाम फेस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ. कैसे रखेंगे? देखो अब इस डायग्राम में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ पे है? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. सो आप अपने राइट हैंड के फिंगर को कहाँ पे रखोगे? इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर. थंब को कैसे रखोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी कहाँ पे है? टुवर्ड राइट हैंड साइड. सो आपका पाम फेस कहाँ पे आएगा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. पाम फेस कहाँ पे आया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स कि आपका अपर एंड जो है वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, और लोअर एंड कैसे बिहेव करेगा? एज अ नेगेटिव पोटेंशियल. सो इस कंडक्टर को आप इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइक दिस, where the EMF E will be given by this point, the upper end will be P and the lower end will be equal to Q. समझ में आई बात? ठीक है, आगे देखिए.
EMF इंड्यूस इन अ रोटेटिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास एक रोटेटिंग कंडक्टर है जिसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। सो इफ यू सी देन द डिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर हम कंडक्टर में कोई भी एक पॉइंट देखें तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से क्या है, अलग अलग है। अगर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से अलग है तो क्या होगा, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी अलग होगी, क्या होगी, अलग होगी। सिंस जो आपका कंडक्टर है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी देखोगे तो वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो द वेलोसिटी v विल बी गिवन बाय r into ओमेगा। नाउ वी मे एज्यूम दैट दिस स्मॉल पोर्शन विच इज एट अ डिस्टेंस x and having a width of dx, then this small portion of the conductor, ये small portion कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा जिसके पास वेलोसिटी कितनी है v वेलोसिटी के साथ ये एक मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहे हैं। सो इसके एंड्स के अक्रॉस क्या इंड्यूस होगा, कोई पोटेंशियल इंड्यूस होगा, एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल इंड्यूस होगा। सो एक पोटेंशियल हमारे पास इस छोटे वाले एलिमेंट का मिलेगा। सिमिलरली जो हमारी रॉड है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा और वो सारे पोटेंशियल्स क्या होते जाएंगे, आपस में एड अप होते जाएंगे। सो आपको क्या करना होगा, किसी भी डिस्टेंस x पे जाके dx वेट का हमने एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का हम EMF इंड्यूस निकालेंगे, जो छोटा वाला EMF आएगा और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी पूरी कंडक्टर की लेंथ के लिए। सो हमें टोटल इंड्यूस EMF मिल जाएगा। बात समझ में क्या मिल जाएगा, टोटल इंड्यूस EMF। सो इन दिस केस वी मे assume that this small element is undergoing a small circle having a radius of x. So you may write that the motional EMF induced in element dx, motional EMF induced किसमें, in element dx वाले एलिमेंट में कितना मोशनल EMF इंड्यूस होगा, dE which will be equal to b, लेंथ कितनी है, velocity is v and the length is dx. So this will be the motional EMF induced in this small length. अगर आपको total EMF induced निकालना है between the points P and Q, where P is the center of the circle and Q is the end of the rod, so total EMF induced in conductor PQ will be given by integral dE which will be given by integral bv dx। हमारी इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक की होगी, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज, से फॉर एग्जांपल इट इज गिवन बाय l, सो द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू l। कंडक्टर की लेंथ तो l है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो टोटल लेंथ के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो b द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, बट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस x पे, वेलोसिटी v किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अपॉन द डिस्टेंस x। सो वी में राइट b इंटीग्रल फ्रॉम 0 to l into x omega dx, where omega is the angular velocity of the rotating rod which is also given as a constant. So omega भी हमारे इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। सो आपके पास इंटीग्रल किसका बचेगा, इंटीग्रल x dx from the initial limit of 0 to the final limit of l. This will be the EMF induced in the rotating conductor. If you will integrate it, then you will get b omega l square upon 2। समझ में आया, ये हमारा क्या आएगा, EMF induced। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल, यू मे इधर कैलकुलेट बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल। और अगर हम यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज करें क्या, कि ये कंडक्टर था हमारा, कंडक्टर में क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। सो लेट अस से इफ यू हैव अ इलेक्ट्रॉन एट दिस लोकेशन, कहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन, इस लोकेशन पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। सो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एफ बी जो आप लिखते हो वो कितना लगता है, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, कर्ल कहाँ पे करोगे राइट हैंड की फिंगर्स को, इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, तो थंब आपको देगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। सिंस इलेक्ट्रॉन था हमारे कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहाँ पे फोर्स लगेगा, थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में।
जब आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखा और कर्ल कहाँ पे किए, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, तो थंब कहाँ पे आ रहे हैं, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होंगे, ऑन द एंड क्यू। एंड क्यू पे जाके सारे हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्यूमुलेट होंगे। सो पी एंड पे हमारे सारे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। समझ में आया। तो पी क्यू वाला जो कंडक्टर है उसमें पी पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल पे होगा और क्यू पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। समझ में आई बात, ठीक है। सो लेट अस राइट इट डाउन दैट द पी पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड द क्यू पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात। कैसे हमने निकाला, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द मूविंग कंडक्टर, ठीक है। इसी डेरिवेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि जैसे हमने मोशनल ईएमएफ में भी दो केसेस में किया था। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाले फोर्सेस से अपनी डायरेक्शंस को निकाला था, दूसरा हमने फैराडेज लॉ से निकाला था। सिमिलरली यहाँ पे हम अगर फैराडेज लॉ का कंसेप्ट यूज करें, सो लेट अस से दैट एट टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कंडक्टर इज शोन इन द फिगर, और कुछ देर बाद आपका जो कंडक्टर है वो दूसरी लोकेशन पे आ गया, ठीक है। इस लोकेशन पे आ गया, कितने टाइम में, dt टाइम में। सो इसमें एंगल कितना चला होगा यहाँ पे, d थीटा। नाउ सिंस यू नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, सिंस वी आर नॉट गिवन एनी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, सो अल्फा कितना होगा, 0। सो थीटा कितना आएगा, ओमेगा नॉट t, वेयर ओमेगा नॉट इज द रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। सो d थीटा कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, ओमेगा नॉट इंटू डी टी। कितना आएगा, ओमेगा नॉट इंटू डी टी। सो द एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन से सेक्टर का एरिया, ये जो हमारे पास सेक्टर का एरिया आएगा, इतने में से ही तो फ्लक्स हमारा कट हुआ होगा। सो एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, कितना एरिया हम लेंगे, डी ए। सेक्टर का एरिया कितना होता है, देखो कैसे आप इस सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करोगे। अगर आपके पास कंप्लीट सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना होता है, सो वो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वेयर 2 पाई इज द टोटल एंगल ट्रेवल्ड। 2 पाई कितना है, टोटल एंगल जो हमारे सर्कल के अलॉन्ग आपने चला होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें कितना एंगल चला होगा, थीटा, तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, 2 पाई को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा से, बाकी तो हमारा सेम रहेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या, अगर एंगल थीटा है तो एरिया कितने लगेगा, थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर एंगल डी थीटा है तो डी थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी गिवन बाय थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ पे अगर हम शेडेड एरिया का अगर सेक्टर निकालना चाहते हैं अपनी ऊपर वाली फिगर में, जो हमारी गिवन फिगर है उसमें शेडेड एरिया को अगर आप निकालना चाहते हो तो वो कितना निकलेगा, डी ए विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। एरिया अगर हमें पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, विच इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, आप क्या लिखोगे, फ्लक्स कट इन टाइम डी टी बाय द कंडक्टर, कितना आएगा ये फ्लक्स, डी फाई विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, और एरिया कितना है, हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, जहाँ पे डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इंटू टी। सो पुटिंग द वैल्यू डी फाई इज इक्वल टू बी हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू डी टी। डी टी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, सो आप क्या लिखोगे, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो द EMF induced is given by d phi by dt. So EMF induced कितना आएगा, b ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया, कितना आएगा, b ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट ऑफ राइट हैंड palm rule, which says that you have to extend your fingers in the direction of the magnetic field and keep the thumb along the direction of the velocity. So यहाँ पे आपकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की अगर मैं दिखूंगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी अगर मैं किसी भी पॉइंट की दिखूंगा तो वो कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे है, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर।
सो आप अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर रखोगे और थंब को कहाँ रखोगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो पाम कहाँ पे आ रहा है आपका, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। पाम कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यू विल से दैट पी पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड द एंड क्यू विल बी एट लोअर पोटेंशियल। समझ में आया? राइट हैंड पाम रूल हमने कैसे यूज किया, दोबारा बोलो, राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे। राइट हैंड के फिंगर्स को आप एक्सटेंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जो आपका पाम फेस है, राइट हैंड का पाम फेस, वो आपको बताएगा हायर पोटेंशियल साइड। सो पी पॉइंट किस पे आएगा, हायर पोटेंशियल पे, और क्यू पॉइंट किस पे आएगा, लोअर पोटेंशियल पे। बात समझ में आई? ठीक है। Now let us see the EMF induced in a conductor which is moving in any random direction in a magnetic field. In the first case, you are given that a conductor of length L is moving with the velocity v in the magnetic field lines. So इस केस में आपके पास EMF induced कितना होगा, along the ends PQ. So EMF induced along the PQ will be equal to BLV, where B is the magnetic field length inside the plane of paper. डायरेक्शन बताओ, कौन सा एंड हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल आप क्या रखेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो पाम फेस आपका कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड द एंड क्यू। ठीक है। सो पी एंड विल बिहेव एज अ हायर पोटेंशियल और क्यू कैसे बिहेव करेगा, एज लोअर पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में सेम कंडक्टर आपका पी क्यू हैविंग अ लेंथ एल वॉज मूविंग अलॉन्ग द लेंथ विद द वेलोसिटी v। वो अपनी लेंथ के डायरेक्शन में ही v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। पहले वाले केस में लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सेकंड केस में लेंथ के अलॉन्ग मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे सेकंड केस में क्या कोई आपका फ्लक्स कट होगा कंडक्टर से, कोई फ्लक्स नहीं कट होने वाला। तो यहाँ पे आपका पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, 0। ठीक है। नाउ लेट अस सी द थर्ड केस। इन द थर्ड केस यू आर गिवन दैट द सेम कंडक्टर पी क्यू इज हैविंग अ वेलोसिटी v which is moving perpendicular to the length of the conductor, but जो आपका एरिया अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जब ये मूव करेगा तो ये फ्लक्स कितने एरिया का कट करेगा, सिर्फ इतने एरिया का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंथ का या वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे। जैसे अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर लूँ, वेलोसिटी के यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे। लेट अस से द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी is along this direction and another one is along this direction. So you will say, sorry, let us say that the length of the conductor is not like this. आपके पास यहाँ पे लेंथ सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में। ठीक है। इस केस में जो आपका कंडक्टर है, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो आएगा अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड वन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। सो दिस परपेंडिकुलर वन विल बी डिनोटेड एज वी परपेंडिकुलर और दूसरे वाले को हम क्या लिख देंगे, वी पैरेलल। सो अक्रॉस द एंड्स पी क्यू ऑफ द कंडक्टर हैविंग अ लेंथ एल, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट जो आए हैं, वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर। दोनों में से कौन सी वेलोसिटी की वजह से आपका फ्लक्स कट होगा, परपेंडिकुलर वाले की वजह से, पैरेलल वाले की वजह से तो आएगा नहीं। तो आप ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू कितना लिखेंगे, बी एल वी परपेंडिकुलर, बी एल इंटू वी परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ठीक है। और कोई आपको एंगल एक थीटा गिवन होगा जिससे आप अपना वी परपेंडिकुलर या वी पैरेलल का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। डन। आगे देखें। So in the second case, now let us see further. यहाँ पे आपको कोई एक रैंडम शेप का कंडक्टर गिवन है, whose displacement vector between the ends A and B is as shown in the figure within having a length L and the velocity is V. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली A और B पॉइंट के बीच में जो EMF लिखोगे वो कितना लिखोगे, B L V. It does not depend upon the actual length of the conductor, but it only depends upon the displacement length between the ends of the conductor. ठीक है। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ से कोई एंगल थीटा बना रही है। सो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कितना होगा, v साइन थीटा, और दूसरा आएगा पैरेलल डायरेक्शन में जो कितना होगा, v cos थीटा। सो इन दिस केस यू नो इट वेरी वेल नाउ दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स A and B विल बी गिवन बाय
बी एल वी परपेंडिकुलर एंड पुटिंग द मैग्नीट्यूड यू विल राइट बी वी एल वी इंटू साइन थीटा, दिस विल बी द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ए बी। ठीक है, हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, ये चीज़ अब आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द थर्ड केस यू आर गिवन अ सेमी सर्कल, हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, इस सेमी सर्कल के अक्रॉस अगर हम देखें तो इन दिस केस यू मे डायरेक्टली सी दैट द वेलोसिटी v ऑफ द कंडक्टर इज अलोंग द लेंथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट लेंथ इटसेल्फ। सो यहाँ पे अगर मैं एंड p और r के बीच में ईएमएफ इंड्यूस लिखूंगा तो वो डायरेक्टली कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर, सो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई नेट फ्लक्स कट नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पी क्यू वाले एंड की वजह से अगर बात करूँ, कितने पोर्शन की बात करूँ, पी क्यू की बात करूँ, सो पी क्यू में आप बताओ कितना निकालेंगे हम, पी क्यू का कितना आएगा, बी वी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, सो इट कैन बी गिवन बाय बी वी आर। क्यू पॉइंट किस पे होगा, हायर पोटेंशियल पे, और पी पॉइंट किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्यू और आर की बात करें, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स क्यू एंड आर, इट विल आल्सो बी गिवन बाय बी वी आर, वेयर द क्यू पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड आर पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, सो एक तरीके से क्यू पॉइंट आपका दोनों केसेस में क्या आया, हायर पोटेंशियल पे। तो जब हम इसको दो अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक करें, एक सेगमेंट तो हमारा है पी क्यू और दूसरा सेगमेंट है क्यू एंड आर, whose equivalent circuit diagram can be given by this, where this end is Q, one end is P and another end is R। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों बैटरीज आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। दोनों अगर अपोज कर रही है तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, 0। बात समझ में आई।